आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल, दूसरा पार्ट लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल, तीसरा पार्ट न्यूमेरिकल्स ऑन बोहर्स मॉडल। तो स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल से। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स पाथ। इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में ही रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में ही रिवॉल्व करेगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन का मन जहां करेगा वो वहां रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन जहां भी रिवॉल्व करेगा वो पाथ फिक्स होगा। ये फिक्स पाथ कैसे होंगे? सर्कुलर होंगे। ये पहला सर्कुलर पाथ, ये दूसरा सर्कुलर पाथ, इसी तरह से तीसरा सर्कुलर पाथ, चौथा सर्कुलर पाथ। पहले वाले सर्कुलर पाथ को हम के कहते हैं, दूसरे वाले सर्कुलर पाथ को हम एल कहते हैं, तीसरे सर्कुलर पाथ को हम एम कहेंगे, चौथे सर्कुलर पाथ को हम एन कहेंगे। के एल एम एन, इन के एल एम एन को हम ऑर्बिट्स कहते हैं, या फिर एनर्जी लेवल्स कहते हैं, या फिर शेल्स कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ में ही रिवॉल्व करेगा। ये फिक्स पाथ सर्कुलर होंगे, ठीक है, और इन सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट्स कहते हैं, या फिर एनर्जी लेवल कहते हैं, या फिर सेल्स कहते हैं। इन ऑर्बिट्स को हम स्मॉल लेटर एन से शो करते हैं। अगर स्मॉल लेटर एन 1 होगा तो ऑर्बिट का नाम के होगा, स्मॉल लेटर एन अगर 2 होगा तो ऑर्बिट का नाम एल होगा, स्मॉल लेटर एन अगर 3 होगा तो ऑर्बिट का नाम कैपिटल एम होगा। के एल एम एन ओ पी आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, सर्कुलर पाथ, एनर्जी लेवल्स, या फिर शेल कह दीजिए। इस तरह से पॉइंट नंबर 1 फिनिश हो गया। अब पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब तक वो कांस्टेंट एनर्जी से रिवॉल्व करेगा। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में सेम एनर्जी से रिवॉल्व करेगा, ना तो वो एनर्जी लॉस करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कांस्टेंट एनर्जी से ही रिवॉल्व करेगा। ये देखिए, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये पहला ऑर्बिट है, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो सेम एनर्जी से रिवॉल्व करता जाएगा, सेम एनर्जी से। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो सेम एनर्जी से रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी तो वो तभी चेंज होगी जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन अगर अपना ऑर्बिट छोड़ देगा तभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। एनर्जी लेवल का मतलब ऑर्बिट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, हेंस गेन और लॉस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन तभी अपनी एनर्जी चेंज करेगा, इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी गेन और लॉस करेगा जब वो अपने ऑर्बिट से जंप करके किसी दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में आ गया तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में आ गया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो जाएगी। लेकिन जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा तब तक वो सेम एनर्जी से रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अब पॉइंट बहुत आसान है, देखिए, एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव टू हायर ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एमिटेड व्हेन इट फॉल्स टू ए लोअर ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया तो एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब को हम एनर्जी गेन भी कहते हैं, एनर्जी एमिट को हम एनर्जी लॉस भी कहते हैं। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये आपने पढ़ा होगा। पॉइंट नंबर 3, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज होती है किसी भी ऑर्बिट में। क्वांटाइज का मतलब जो चेंज ना हो, फिक्स हो जाए, यानी कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 ओवर n स्क्वायर। n क्या यहां पर ऑर्बिट है, इंटू जेड स्क्वायर। जेड यहां पर क्या एटॉमिक नंबर है। अब जरा देखिए, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालूं कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी से रिवॉल्व करेगा, तो यहां पर मैं 1 पुट कर दूंगा, यहां पर 1 पुट करूंगा तो इधर भी 1 पुट करूंगा,
तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। अब मैं अगर सेकंड ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालूं तो यहां पर मैं 2 पुट कर दूंगा, तो सेकंड ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं यहां पर 3 पुट कर दूंगा तो थर्ड ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं यहां पर 4 पुट कर दूंगा तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। इस तरह से हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज होती है, फिक्स होती है। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान रखना, यह फॉर्मूला 3 के लिए वैलिड है, हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए, लिथियम 2+ के लिए। हाइड्रोजन होगा तो Z की वैल्यू 1 पुट होगी, हीलियम प्लस होगा तो Z की वैल्यू 2 पुट होगी, लिथियम 2+ होगा तो Z की वैल्यू 3 पुट होगी। व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर। इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में इलेक्ट्रॉन एक होता है, भले ही एटॉमिक नंबर अलग अलग हो। इसलिए यह फॉर्मूला 3 के लिए वैलिड है, H के लिए, He+ के लिए, Li2+ के लिए। बहुत सिंपल है। यहां पर मैंने Z की वैल्यू 1 पुट की है, तो Z की वैल्यू 1 पुट किया तो मैंने हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली है फर्स्ट ऑर्बिट में। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस तरह से फोर्थ पॉइंट, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस एंगुलर मोमेंटम से रिवॉल्व करेगा वो भी फिक्स होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? 2 तरह की मोमेंटम होती हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम उन पार्टिकल के लिए आता है जो स्ट्रेट पाथ में रिवॉल्व करते हैं, सीधे पाथ में रिवॉल्व करते हैं। एंगुलर मोमेंटम उन पार्टिकल के लिए आता है जो सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम, ये स्ट्रेट पाथ के लिए निकलता है, ये सर्कुलर पाथ के लिए निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स होता है, क्वांटाइज होता है। और वो कैसे फिक्स होता है जरा देखें। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π होता है। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। पाई की वैल्यू तो आप जानते ही हैं। अगर मैं इसको 1 से इंटू कर दूं तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, जो फिक्स हो गया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेकंड ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, फिक्स हो गई वैल्यू। अगर मैं इसको 3 से पुट कर दूं तो थर्ड ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। इसको अगर आप 4 से इंटू कर दूं तो फोर्थ ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1h/2π, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2h/2π, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3h/2π, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4h/2π। am4 एंगुलर मोमेंटम, जो कि मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस के इक्वल होता है। तो जिस तरह से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज होता है, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्वांटाइज होता है। ये बोर्स ने बताया था। पॉइंट नंबर 5, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अब बोर्स ने ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए भी फॉर्मूला बता रखा है। यह है रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालने का फॉर्मूला। Rn = 52.9 इंटू n² पिकोमीटर अपॉन Z। रेडियस जो आएगा वो पिकोमीटर में आएगा। पिकोमीटर क्या होता है? 1 पिकोमीटर = 10⁻⁻12 मीटर। अब बताइए, अगर मैं यहां पर 1 पुट कर दूं, n क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकल जाएगा। अगर मैं यहां पर 2 पुट कर दूं, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकल जाएगा। अगर मैं यहां पर 3 पुट कर दूं तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकल जाएगा। अब बताइए, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? न्यूक्लियस से ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, फर्स्ट ऑर्बिट तक का डिस्टेंस, इसे R1 बोल देंगे, R1। अब यहां से लेकर यहां तक सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकल जाएगा, इसे R2 बोलेंगे। बहुत सिंपल हो गया। Z 3 के लिए वैलिड है, H के लिए, He+ के लिए, Li2+ के लिए। H के लिए Z1 पुट करिए, He+ के लिए Z2 पुट करिए, Li2+ के लिए Z3 पुट करिए। सिंपल हो गया। अब बताइए, हम हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकाल रहे हैं। तो बताइए, फर्स्ट ऑर्बिट का निकाल रहे हैं तो n1 हो जाएगा, n1। यहां भी n1 हो जाएगा और हाइड्रोजन का Z1 होता है। इस तरह से R1 आ जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए।
फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकल जाएगा। उसी तरह से हम R2 निकाल सकते हैं, R3 निकाल सकते हैं, R4 निकाल सकते हैं। R2 निकालने के लिए यहां पर 2 पुट कर देंगे, R3 निकालने के लिए 3 पुट कर देंगे, R4 निकालने के लिए 4 पुट कर देंगे, और Z H होगा तो 1 पुट करेंगे, He प्लस होगा तो 2 पुट करेंगे, Li 2 प्लस होगा तो Z 3 पुट करेंगे। इस तरह से रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब एक खास बात, यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में। अगर इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ देगा तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ देगा तो वो हायर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ देता है तो एनर्जी चेंज हो जाती है। उस एनर्जी चेंज को हम ऐसे दिखाते हैं, डेल्टा ई। डेल्टा ई एनर्जी चेंज है, या तो उसको आप एनर्जी एब्जॉर्ब कह दो या फिर एनर्जी एमिट कह दो। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आ गया, ठीक है, जंप करके, तो हायर कौन होगा? थर्ड। लोअर कौन होगा? फर्स्ट। ये लोअर ऑर्बिट हो गया, ये हायर ऑर्बिट हो गया। अब हम क्या करेंगे? H की जगह पर पुट कर देंगे 3 हायर ऑर्बिट, और L की जगह पुट कर देंगे 1 लोअर ऑर्बिट। हम क्या करेंगे? थर्ड ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब आ जाएगा। ये एनर्जी एब्जॉर्ब H इंटू न्यू के इक्वल होगा, H प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी। ये हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब इस टॉपिक के ऊपर हम न्यूमेरिकल की बारी आएगी तब हम इस एनर्जी चेंज को निकालेंगे, इस एनर्जी एब्जॉर्ब को निकालेंगे। फिलहाल मैंने बता दिया यहां डेल्टा ई क्या है। डेल्टा ई क्या है? जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ेगा तो कितनी एनर्जी चेंज होगी, वही डेल्टा ई है। डेल्टा ई कैसे निकालेंगे? लोअर ऑर्बिट यहां पर है, हायर ऑर्बिट यहां पर है, हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी, E3 माइनस E1। बस यहां पर 3 पुट कर देंगे एक बार, फिर यहां पर 1 पुट कर देंगे तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। उसी एनर्जी डिफरेंस को हम डेल्टा ई बोलेंगे। ये डेल्टा ई H इंटू न्यू के इक्वल होगा, H प्लैंक कांस्टेंट, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताई। उसने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जब तक किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक ना तो वो एनर्जी लॉस करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस और गेन तभी करेगा जब वो अपना ऑर्बिट छोड़ देगा। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। लेकिन जब तक वो अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब तक ना तो एनर्जी लॉस करेगा ना वो एनर्जी गेन करेगा। इस तरह से बोहर ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताई है।